Welcome to K-Pop Hope. In this video, we are going to discuss about NCERT Class 7, Chapter 3, Our Changing Earth. हमारे अर्थ में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। अब कुछ मूवमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस होती हैं हमारे अर्थ सरफेस में और किस तरीके से ये हमें देखने को मिलती हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम वन बाय वन बात करें तो कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताया गया है। अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स, कुछ नंबर ऑफ प्लेट्स हमारे अर्थ सरफेस में हमें देखने को मिलेगी जो बेसिकली ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में डिवाइडेड हैं। अब जो मोल्टन मैग्मा है, ये मोल्टन मैग्मा बेसिकली हमारे अर्थ के इनसाइड में सर्कुलर मैनर में मूवमेंट की वजह से हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में हेल्प करती हैं। इसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो होती है, जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस का हमें पता होना चाहिए। समझते हैं कि एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं। अगर हम बात करें जो मूवमेंट क्या होती है, तो मूवमेंट बेसिकली एक्सोजेनेटिक या एंडोजेनेटिक, यही दो फोर्सेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब एंडोजेनेटिक का मतलब स्पेसिफिकली जो इंटीरियर फोर्सेस हैं उन्हें हम एंडोजेनेटिक कहेंगे, और एक्सोजेनेटिक का मतलब जो बाहरी फोर्सेस हमारे अर्थ सरफेस में लागू होती हैं उन्हें हम एक्सोजेनेटिक फोर्स के नाम से जानेंगे। अब ये वाली जो डायग्राम है, इट गेट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज अर्थ की मूवमेंट का हमें पता लगेगा, जहाँ पर यहाँ पर आपको बताया गया है कि एंडोजेनेटिक यानी कि इंटीरियर फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक यानी कि बाहरी, या हम कह सकते हैं कि बाह्यिक जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सडन फोर्सेस की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सडनली हमें देखने को मिलती है। हमें प्रायर इसके लिए पता नहीं चलता कि कब अर्थक्वेक आने वाली है, कब वॉल्केनो आने वाली है, लाइक वॉल्केनो कब इवॉल्व होगी। दैन डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होती है, बिल्डिंग माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन की जो फॉर्मेशन है वो कई साल लग जाते हैं, हज़ारों सालों तक माउंटेन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। वी ऑल नो कि हिमालय अभी भी इवॉल्व हो रही है, उसकी जो हाइट है वो अभी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो माउंटेन फॉर्मेशन में काफ़ी वक्त लग जाती है। तो ये डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में काउंट होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो इसकी जो इंटीरियर, लाइक हमारे अर्थ सरफेस की इंटीरियर जो फोर्सेस हैं वो इनमें हमें देखने को मिलती हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये जो बाहरी जितनी भी फोर्सेस हैं वो वर्क करती हैं। एंड इरोजन एंड डिपोजिशन के द्वारा हमें एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का पता लगता है। समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ वॉल्केनो। वॉल्केनो इज़ नथिंग बट द वेंट विच इज़ अर्थ क्रस्ट से जो मोल्टन मटेरियल है, मोल्टन मैग्मा है, वो जब इरप्ट होती हैं तो उन्हें ही हम वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वेंट का मतलब जहाँ से मोल्टन मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर आती हैं, और बाहर आते ही ये लावा में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ पर हमने इससे पहले बात किया था कि हमारी जो अर्थ की इंटीरियर है, जहाँ पर मैंटल वाली जो पार्ट है वहाँ पर हमें मैग्मा चैम्बर देखने को मिलती है। एंड बेसिकली दिस इज़ द क्रस्ट। एंड क्रेटर हम किसे कहते हैं, क्रेटर इज़ नथिंग बट जहाँ से जो मोल्टन मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आती है, उसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। अब हम अर्थक्वेक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्थक्वेक की जो फोकस है, इस डायग्राम से हम समझेंगे कि फोकस हम किसे कहते हैं। तो अर्थक्वेक इज़ लाइक जहाँ पर सबसे पहले अर्थक्वेक अकर हो रही है, उन्हें हम जो सिस्मिक एनर्जी जिसका ओरिजिन हम कहते हैं, तो सबसे पहले जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट हो रही है, बिगिन हो रही है, तो उसे हम फोकस के नाम से जानते हैं। फोकस, जहाँ से फोकस के ऊपर जहाँ पर हिट कर रही हैं सबसे पहले अर्थ सरफेस में, इसे हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। सो दिस पोर्शन इज़ द एपिसेंटर, जहाँ पर सबसे पहले अर्थ सरफेस में हमें अर्थक्वेक फील हो रही है। अब हम बात करेंगे कुछ वेव्स की जो हमें अर्थक्वेक में नज़र आती हैं। दैट इज़ पी वेव, जिसको हम प्राइमरी वेव्स के नाम से जानते हैं, एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव, एंड एल वेव यानी कि लव वेव। जो इन्वेंटर थे इनके नाम पर ये वेव इसका नाम रखा गया।
पी वेव को लॉन्गिट्यूडिनल या साउंड वेव भी कहते हैं, एस वेव को ट्रांसवर्स एंड एल वेव को सरफेस वेव भी कहा जाता है। एल वेव इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये हमें याद रखना है क्योंकि सरफेस वेव है तो सरफेस के ऊपर से होती हुई गुजरती है तो काफ़ी ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन करती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर एक केस स्टडी यानी कि अर्थक्वेक के केस स्टडी के बारे में बताया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि 6.9 रिक्टर स्केल में 2001 में गुजरात भुज में एक डिस्ट्रक्टिव मैसिव अर्थक्वेक हमें देखने को मिली थी। तो एक केस स्टडी के रूप में आप पढ़ सकते इसे। एंड देन फाइनली इसके बाद हम बात करेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको अर्थक्वेक की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड दी सीस्मोग्राफ। एंड मैग्नीट्यूड जो मेजर की जाती है वो रिक्टर स्केल में की जाती है, एंड रिक्टर स्केल की जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि मेजर लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं, अब हम वेदरिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे एंड इरोजन को जानेंगे। वेदरिंग जो है वो बेसिकली जो चेंज हमें अर्थ सरफेस में नज़र आती हैं वो ब्रेकिंग अप, बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स जो हमें अर्थ सरफेस में नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड दी वेदरिंग। अब वेदरिंग में क्या होती है, बेसिकली वेदरिंग में जो भी सैंड या सिल्ट या जो पेबल्स या पार्टिकल्स जो भी हमारे अर्थ सरफेस में रॉक्स होती हैं वो जब फ्रैगमेंटेड हो जाती हैं, जब वो और ज़्यादा टूट कर बिखर जाती हैं तो वो उसी जगह पर रह जाती हैं। और वेदरिंग यानी कि केमिकल जो रिएक्शन हो गया या कोई भी किसी भी तरीके की बायोलॉजिकल रिएक्शन हो गई तो इनकी वजह से जो भी अर्थ सरफेस में हमें चेंजेस देखने को मिलती है वो वेदरिंग कहलाती है। लेकिन इरोजन में क्या होता है, बेसिकली इरोजन में हमें देखने को मिलती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, यानी कि दोनों में ही फ्रैगमेंट्स होती हैं सॉइल की, जो भी फ्रैगमेंट्स हैं, यानी कि इरोजन मतलब इरोड हो जाना हमारी जो लैंडस्केप है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह इरोड होकर मटेरियल जितनी भी जो भी है वो वाटर और विंड के द्वारा ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, इसे हम इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम वन बाय वन वर्क ऑफ रिवर को देखेंगे। वर्क ऑफ रिवर इज़ नथिंग बट ये हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक की वजह से, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, इस तरीके से अगर हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आए तो इसकी वजह से वाटरफॉल हमें नज़र आती हैं। अब कुछ प्रोमिनेंट वाटरफॉल्स की नाम आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, तो यहाँ पर मैं एक बार मार्क कर देना चाहती हूँ। सो दीज आर दी लाइक मेजर फॉल्स जो कि आपको नज़र आएंगी। हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल्स विच इज़ इन वेनेजुएला, साउथ अमेरिका। दैन नायाग्रा फॉल्स काफ़ी फेमस है, यूएसए में सिचुएटेड है, एंड विच इज़ लाइक बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स जो कि आपको ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे रिवर्स की बॉर्डर में देखने को मिलेगी, जो कि अफ्रीका में सिचुएटेड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वर्क ऑफ रिवर। रिवर की जो वर्क है वो किस तरीके से देखने को मिलती है, ये देखते हैं कि बेसिकली रिवर जब एक जगह से दूसरी जगह कुछ इस तरीके से ऐसे एस शेप में आपको देखने को मिलेगी तो उसे हम मिएंडर कहते हैं। ये बेसिकली मिडिल स्टेज में रिवर की कुछ स्टेजेस होती हैं, तो ये हमें बेसिकली मिडिल स्टेज में देखने को मिलती हैं, रिवर मिएंडर जिसे हम कहते हैं। तो डिपोजिशन के द्वारा ही ज़्यादातर हमें सेडिमेंट्स की डिपोजिशन के द्वारा देखने को मिलती है। देन ये ऑक्सबो लेक्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज एंड फ्लड इसी वजह से अकर होती हुई हमें नज़र आती हैं। मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन भी इसके द्वारा हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लड आने की वजह से जो एक प्लेन की फॉर्मेशन होती है। एंड द रेस्ड बैंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द लीवीज। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, जहाँ पर वो मुहाना यानी कि जहाँ पर वो सी में जा कर के गिर जाती है, जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। एंड फ्लोइंग वाटर डिक्रीज़ हो जाती है इसकी स्पीड, एंड
रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिवर काफ़ी ब्रांचेस में, डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गई हैं। मेन रिवर, इसको हम रिवर डेल्टा के नाम से जानते हैं। एंड देन वर्क ऑफ सी वेव्स की अगर हम बात करें तो सी वेव्स में जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो हमें देखने को मिलती है। सी केव्स हमें देखने को मिलेगी। एंड देन सी आर्चेस, यानी कि ये वाली जो एरिया है स्पेसिफिकली, ये सी आर्क आपको देखने को मिलेगी। ये केव जो ओशन वाटर है, जब इरोजन इसके ऊपर लागू होती है तब इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। स्टैक्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सी क्लिफ्स हमें देखने को मिलती है। सो दीज आर दी फीचर्स। अब आइस या ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली जो रिवर आइस है उसकी वजह से ग्लेशियर मोरेन्स हमें देखने को मिलती है। एंड उसके अलावा भी टॉर्न लेक या हो गया, या फिर और भी कई सारे नाम होते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है शायद, लेकिन कुछ मटेरियल्स कैरी होने की वजह से, यानी कि जो भी मटेरियल्स है, सेडिमेंट्स हैं, वो कैरी होने की वजह से ग्लेशियर की जो बिग स्मॉल सैंड सिल्ट हैं वो डिपोजिटेड होती हैं और कुछ लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती हैं। एक्टिव एजेंट्स होते हैं, यानी कि इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट एरिया में भी हमें कोई अगर लैंडफॉर्म नज़र आ रही है तो वो भी इरोजन और डिपोजिशन के द्वारा हमें देखने को मिलती हैं। इरोजन मतलब इरोड हो जाती हैं रॉक सरफेस या अर्थ सरफेस, तब हम इरोडेड लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलती हैं, तब हम उन्हें इरोडेड लैंडफॉर्म के नाम से जानेंगे। और जब डिपोजिशन यानी कि जमा होती है, यानी कि सेडिमेंट्स जब एक जगह अक्यूमुलेट होती हैं, तब हम उन्हें डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब मशरूम रॉक्स आपको इरोड होने की वजह से नज़र आएंगी। एंड देन व्हेन स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स गेट डिपोजिटेड इन लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड द सैंड ड्यून। सैंड ड्यून्स जो ये वाली जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, ये वाली जो एरिया है, ये सैंड ड्यून्स के तौर पर हम देख सकते हैं इन्हें, जो कि आपको थार राजस्थान में देखने को मिलेगी। एंड व्हेन सच सैंड डिपोजिटेड इन द लार्ज एरिया, इट इज़ कॉल्ड द लोएस, large deposit of loess found in China. So this is all about this. I hope the session was useful to you all. मिलते हैं next session में. Till then, thank you so much and bye bye.